स्टूडेंट्स तो क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बच्चों एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं आपके। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं बच्चों, क्योंकि अब काफ़ी डिस्टर्ब रहे हो बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस ले पाए हो स्कूल से, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाए हो ढंग से, ट्यूशन में भी हो स्कूल में भी। इसलिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 11th के, वो आपके साथ बच्चों में डिस्कस करने वाला हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों 3 चैप्टर हम लोगों को करने हैं, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। तो कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बच्चों बन सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसमें से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है बेटा, तो इसको अभी आप फिलहाल के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक को ही जो है वो अच्छे से करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वही टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 4 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, बल्कि वहीं से ही आप इसको कर लेना। इसमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली कुछ भी नया नहीं है। ये इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ से बच्चों पहला टॉपिक आपको सारे जो गैस लॉज होते हैं बेटा, सारे गैस लॉज की डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है और उनके फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लेने हैं। हर लॉ के ऊपर बच्चों एक ग्राफ होता है, दे रखा है 100% बच्चों ग्राफ आपको एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उनमें पक्का मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि हर लॉ के ऊपर ना एक न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। जैसे देखो बच्चों, ये बॉयल्स लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, ये आप कर सकते हो। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन, चार्ल्स लॉ की बच्चों आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स लॉ की ना 2 डेफिनेशन होती हैं। एक चार्ल्स लॉ की होती है V प्रोपोर्शनल टू T, और एक होती है बच्चों ये वाली कि जब टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो दोनों डेफिनेशंस, और अगेन ये वाला ग्राफ चार्ल्स लॉ का। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला जो सॉल्व एग्जांपल है 5.2, ये आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट गेल-लुसैक लॉ की डेफिनेशन P इज प्रोपोर्शनल टू T, और उसका ग्राफ ये वाला, मतलब ग्राफ और डेफिनेशन कर लेंगे। एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वैसे कोई न्यूमेरिकल नहीं होता एग्जाम में। आइडियल गैस की जो है वो डेरिवेशन, जो एक छोटी सी डेरिवेशन है, ये कई पब्लिक स्कूल्स में मैंने देखा है पूछी जा चुकी है। आर की वैल्यू बच्चों में से गिवन होती है, तो आर की वैल्यू की इतनी टेंशन नहीं है, फिर भी आपको 0.083 जो है वो लेनी चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों कंबाइन गैस लॉ P1 V1 बाई T1 इक्वल टू। तो ऐसे चैप्टर को करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि आप फॉर्मूलों की बच्चों एक लिस्ट बना लो और सारे चीज़ों को एक पेपर पे लिख लो। ये वाला न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला बच्चों में डालूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है, ये बहुत अच्छा मतलब एग्जाम में आने वाली चीज़ है। इसके ऊपर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी एनसीईआरटी के। उसके बाद स्टूडेंट्स ये छोटा सा डेरिवेशन है इस वाले फॉर्मूले का, तो ये मैंने देखा है 1-2 स्कूल्स में आता हुआ, तो इसको आप रीड कर सकते हो, नॉट रियली इंपॉर्टेंट। ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट जरूर करना बच्चों। ये वाला पार्शियल प्रेशर निकालने वाला। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चों, ये अच्छा टॉपिक है, 4 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, इनको शॉर्ट करके बच्चों आप लोग रीड कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स रियल गैसेस और आइडियल गैसेस का डिफरेंस, रियल गैस क्यों डेविएट करती है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर ये ग्राफ्स हैं जिसके अंदर ये आइडियल गैस है, रियल गैस के डेविएशन दिखाए गए हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इन ग्राफ्स को जरूर अच्छे से करना। उसके बाद बच्चों ये देखो, ये बीच में एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती है। उसके बाद बच्चों आता है कि आइडियल रियल गैस इक्वेशन, जो वैन डर वाल इक्वेशन होती है, उसको बच्चों डेरिवेशन उसका बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो रेयरली आता है इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत पूछते हैं कि वैन डर वाल कांस्टेंट जो A और B होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होता है कंपैरेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं बच्चों एग्जाम में, तो ये आप जरूर करना। ग्राफ वही है Z वर्सेस P का। आइडियल गैस के लिए बच्चों Z जो है वो 1 माना जाता है, और रियल गैसेस के लिए Z जो होता है वो नॉट इक्वल टू 1 होता है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन के नेगेटिव। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये बॉयल पॉइंट का टॉपिक है, ये आपको जरूर करना चाहिए बच्चों। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस जो है वो डिलीटेड है, यहाँ तक आपको इससे आगे करने की ज़रूरत अब नहीं है। तो यहाँ तक कि बच्चों ये स्टेट्स ऑफ मैटर का मैंने आपको सारा आगे डिलीटेड है, आगे सारा लिक्विड स्टेट वगैरह सारा डिलीटेड है बच्चों, ठीक है।
ठीक है ना। उसके बाद सीधा बच्चों हम आएंगे बैक एक्सरसाइज पर। बैक एक्सरसाइज में से सारे ही न्यूमेरिकल हैं और सारे ही एक से बढ़कर एक बहुत अच्छे हैं। इसमें से फिर भी अगर मैं आपको बोलूं जो जो मैंने कम देखा है मैं वो बता सकता हूँ। जैसे सिक्स्थ है, सिक्स्थ थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, कम देखा है। अगर आपके स्कूल में टफ क्वेश्चन आएंगे फिर ये आ सकता है, अगर ये टफ क्वेश्चन आएंगे फिर ये आ सकता है, क्योंकि ना इसमें स्टोशियोमेट्री का भी यूज़ करना है बेटा। ऐसे ही बच्चों एक न्यूमेरिकल जो मैं देखता हूँ वो है 16th। ये भी तब होता था आपको पता, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के पेपर में केवी में मैंने ये बहुत कम देखा है 16th क्वेश्चन, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। अगर बहुत टफ है, इतना बड़ा क्वेश्चन अभी फिलहाल में देने की उम्मीद कम है। मोस्ट और फिलहाल बेटे 22 को कर लेना, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है लेकिन एक बार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23 बच्चों मानूंगा। और उसके अलावा ना एक 5th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन पर्टिकुलरली बहुत अच्छे हैं बच्चों, ये आपको जरूर करने चाहिए। तो बच्चों ये तो थे थर्मोडायनेमिक्स के स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। नाउ आई एम कमिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स ऑफ मैटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स में से आपको क्या क्या करना चाहिए बच्चों, जो ये शुरू का दे रखा है ना, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, तो यहाँ से बच्चों आप कर सकते हो कि इनके ना एग्जाम्पल्स कर लेना। आई डोंट थिंक कि इनकी कभी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएंगी, इनके ना एग्जाम्पल्स कर लेना कि जैसे ओपन बीकर, क्लोज बीकर, और अगर आपने कोई थर्मली इंसुलेटिंग वॉल्स लगा देते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद बच्चों स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन, स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट बेटा अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट में इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा इंट्रो पढ़ लेंगे। वैसे ये वाला इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है क्योंकि वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन बच्चों हमेशा एग्जाम में आता है कि Q एंड W आर नॉट स्टेट फंक्शंस, Q एंड W आर नॉट स्टेट फंक्शंस बट Q प्लस W इज अ स्टेट फंक्शन, बट Q प्लस W इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं कि Q प्लस W जो होता है ना वो डेल्टा U बन जाता है बेटा, और डेल्टा U एक स्टेट फंक्शन होता है। इतना सही इसका आंसर है बेटे। आफ्टर दैट बेटा ये सब चीज़ें एग्जाम के टाइम पे पढ़ने वाली नहीं है, तो आप सीधा फॉर्मूलों की लिस्ट बनाना बेटा। और जैसे देखो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन यही होती है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ये वाले सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा, ये वाले सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। इसके अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है बच्चों, मेरी प्ले लिस्ट खोलना, आपको पूरे चैप्टर से मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके बच्चों वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात करूं, ये वाला डेरिवेशन ठीक ठाक है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा लेकिन आ सकता है एग्जाम में। ये वाला डेरिवेशन जो होता है वर्क डन का रिवर्सिबल वाला, तो थोड़ा सा इसको आप कर सकते हो। यूटी अगर थर्मो ही आ रहा है चैप्टर मान लो, या 2-3 चैप्टर आ रहे हैं फिर तो आने के बहुत चांसेस है, लेकिन अगर पूरा टर्म 2 की बात करूँ तो थोड़ा सा कम मैंने देखा है इसको। ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं बच्चे। इसके अलावा ये देखो फॉर्मूलों की लिस्ट है। फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा U 0 होता है, वर्क डन 0 होता है, Q 0 होता है बच्चों, ये कभी मत भूलना। फ्री एक्सपेंशन जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 0 है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आगे की बात करें, ये डेरिवेशन है बच्चों एक ये वाला, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उसके ऊपर एक सॉल्व एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छे से करना बच्चों। और ये भी ध्यान रखना कि डेल्टा H नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आगे की बात करें, ये भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, साइज के ऊपर, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर वगैरह जो है वो क्या है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो मतलब जनरली इसमें कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं और इसमें जो है वो डिपेंड करती है। और बच्चों ध्यान रखना कि intensive divided by intensive gives extensive divided by extensive gives you intensive property, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हीट कैपेसिटी वाला तो डिलीटेड है टॉपिक, तो इसको बच्चों मैं आपको कटवा ही देता हूँ, ये बिल्कुल डिलीटेड है। डेल्टा U मेजरमेंट में बॉम्ब कैलोरीमीटर, अब जैसे पेपर जो एनुअल होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है इसको पूछना, तो ये सारा तो बच्चों डिलीटेड में रहेगा। फिर यहाँ से बच्चों आगे पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में, तो किसी रिएक्शन में कितनी हीट निकलेगी उसे बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस।
तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला 100% बच्चों इस पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी ये वाली, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 298 केल्विन और 1 बार पर ही सारा कैलकुलेशन होती है, स्टैंडर्ड का ये साइन होता है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में एंथैल्पी की डेफिनेशंस हैं, जैसे सब्लिमेशन एंथैल्पी, अब रेयरली पूछ सकते हैं वेपराइजेशन एंथैल्पी। इनमें ना जो इंपॉर्टेंट होता है ना बेटे वो होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फॉर्मेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला न्यूमेरिकल ओके कर सकते हो एक बारी। उसके बाद है स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं आगे, ये वाला है ना बच्चों, ये वाला पैराग्राफ बहुत अच्छा है, इसको जरूर पढ़ना। कि यहाँ पर ना ये बताया है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए कौन कौन सी इक्वेशंस हम ले सकते हैं। तो ये अच्छा, मेरी वीडियो में देखना बहुत अच्छे से बच्चों, मैंने समझाया ये वाला फॉर्मूले पे अगर क्वेश्चन आना ही आना है, ये थर्मो का स्टार है, थर्मोडायनेमिक्स में से ये आना ही आना है, ठीक है ना। आफ्टर बेटा हेसेस लॉ मतलब ये 100% है, 100% है इस पर न्यूमेरिकल आना, इस पर 100% है। उसके बाद बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये वाला न्यूमेरिकल पक्का एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर करके जाना बच्चों। उसके बाद आता है बेटा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। और बॉन्ड एंथैल्पी का ना ये वाला कॉन्सेप्ट ये जरूर अच्छे से पढ़ के जाना, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा सा रेयर है। और आफ्टर दैट बेटा बॉन हैबर साइकिल अगर स्कूल में करवाई है तो कर लेना, बॉन हैबर साइकिल अगर स्कूल में करवाई है तो कर लेना, नहीं तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड है बच्चों, क्योंकि इतना सारा कोर्स फिर आप, ये उन बच्चों के लिए है बच्चों जो जिनको थोड़ी मुश्किल हो रही है, जिनको बहुत अच्छे से आता है तो उनको तो आता ही है। ये तो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है जो थोड़े परेशान रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों स्पॉन्टेनिटी का, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। ये एंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी ये चैप्टर के स्टार्स हैं बेटा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो अपने आप हो जाता है, जिसको रिवर्स करने के लिए जो है वो एक मतलब जो अपने आप होता रहेगा, जिसको एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा ही रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस। इस पूरी वीडियो बच्चों बहुत अच्छे से समझाई हुई है। एंट्रोपी का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंट्रोपी के ऊपर ना ये सॉल्व एग्जांपल्स है बच्चों, डेफिनेशन एंट्रोपी की कर लेना। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पूरी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियोस मैंने हर टॉपिक के ऊपर बना रखी हैं, वो भी देखना। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन होती है, ये जो है ज़रूर आपको करनी चाहिए। उसके बाद है बेटा ये प्रॉब्लम, ये 100%, ये जैसे मैं 100% आपको बोलूंगा कि पेपर में आएगी बच्चों। अभी ना ये पर्टिकुलरली ऐसे बना रहा हूँ कि भैया पेपर में क्या आ सकता है, आपको नॉलेज होना एक अलग बात है, पेपर में नंबर निकालना थोड़ा सा एक अलग बात हो जाती है। पेपर में वो चीज़ें बुल्सआई, मछली की आँख, हमें वो चीज़ें करनी होती हैं जो एग्जाम में पक्का आएगी। डेल्टा जी नेगेटिव होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा 100%, इसके बिना बच्चों पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये डेरिवेशन अच्छा है बच्चों, ये वाला जरूर आपको एक बार देखना चाहिए। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, ये वाला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है डेरिवेशन। ये डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है, स्कूल में कराया होगा तो कर लेना, ठीक है। इसी चैप्टर में डेरिवेशन है बच्चों, और इक्विलिब्रियम में एक दो डेरिवेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला एक फॉर्मूला डेरिवेशन इसका करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बताता है कि किस टेम्परेचर की कंडीशन पर रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ये वाला थोड़ा सा टफ है, इसको आप रहने दे सकते हो। और ये वाले में एंटी लॉग देखना पड़ेगा, तो आप देख लो, आपके स्कूल में एंटी लॉग वगैरह करवाया है तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे की बात अगर करें तो हम देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी 7 बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया, 8 बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया, 9th जो है वो डिलीटेड है, और 10th भी जो है वो डिलीटेड है। फिर 11th बच्चों अच्छा है मेरे को हिसाब से, तो 12th 13 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 12 13 14 और 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं बच्चों ये वाले। उसके बाद सारे हैं बेटा 16 17, ये स्टार है, ये इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक या दो भी आ सकते हैं 100% श्योर शॉट। इस पर जो है बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगले पेज पर 20 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है दोनों 20 करने चाहिए, मतलब छोड़ने वाला एनसीईआरटी की बैक में कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों। आपको लेके चलता हूँ इक्विलिब्रियम पर।
इक्विलिब्रियम की अगर बच्चों बात करता हूँ आपसे, तो इक्विलिब्रियम जो है ना वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है बेटा। तो 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं बेटा? 3 सेक्शंस में हमारे पास है फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करता हूँ बेटा, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है कि मतलब पूछा जा सकता है, दे में आस्क। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी अगर आपको पढ़ना चाहिए ना, इसमें बहुत इजी होता है। आई थिंक ये टेबल ही कर लोगे आपका काम हो जाएगा। पूरा का पूरा फिजिकल इक्विलिब्रियम इस टेबल के अंदर आ रहा है, ठीक है। और फिर भी जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना बच्चों, वो होती है ये हेनरी लॉ, कि गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है, जो उसका मास होता है ना, वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। एक गैस की सोल्यूबिलिटी किसी सॉल्वेंट के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। और सोडा वाटर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि वाई व्हेन वी ओपन द सोडा वाटर बॉटल तो अ लॉट ऑफ गैस कम्स आउट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बच्चों ये केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू हो गया है यहाँ से ये केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू हो गया। तो ये ग्राफ अच्छा है एक बार करने के लिए, एमसीक्यूज अगर आएंगे तो आ सकता है। आफ्टर दैट बेटा केसी कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर वो है कि केसी कैसे लिखते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कहते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं। केसी कैसे लिखते हैं 100%, मतलब ये इसके बिना चैप्टर आप कर ही नहीं सकते ना। केसी कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। केसी कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। सॉलिड्स को नहीं लिखते बेटा, कोफिशिएंट पावर में आती है, कोफिशिएंट पावर में आती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लिखा है ना कि सॉलिड्स और लिक्विड्स को, आगे जाके आप पढ़ोगे, सॉलिड्स और लिक्विड्स को बच्चों हम नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे की बात करूं अगर, तो ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि के ऊपर क्या चेंज आएगा अगर तुम रिएक्शन की इक्वेशन में कुछ चेंज करोगे, ठीक है। कि जैसे अगर तुम रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो जो डैश के है वो 1/k बन जाएगा, डैश के जो है 1/k बन जाएगा। आफ्टर दैट बेटा अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो वो पावर में आ जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बच्चों, इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में ना 73 क्वेश्चंस हैं। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि सारे के सारे जो फिजिकल स्टेट है अगर वो सेम हो तो होमोजीनियस बोलेंगे। और यहाँ पर बच्चों ये समझाने की कोशिश की है कि गैसेस को हम कंसिडर करते हैं, हम जो है वो सॉलिड्स लिक्विड्स को कंसिडर नहीं करते। और एक और बताने की कोशिश करी है कि एक होता है केसी और एक होता है केपी, ठीक है। तो केपी जो होता है ना बच्चों उसमें प्रेशर आ जाता है, केसी कंसंट्रेशन, केपी जो है वो प्रेशर है। आफ्टर दैट बेटा सॉल्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, जरूर करने चाहिए। मतलब ये वाले सॉल्ट एग्जाम्पल तो आपको करने ही हैं, मतलब यही पेपर में आने हैं एज इट इज। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग फिजिकल स्टेट, देखो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो ये हेट्रोजीनियस के अंदर आ गया। इसमें जब केसी लिखेंगे तो इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। इधर देखो, ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, केसी दे रखा है ना। अब कह रहे हैं कि सॉलिड को यहाँ से हटाओ, सॉलिड को यहाँ से हटाओ, देखो खाली गैस रह गया। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों देखो क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पर लिखा है ना कि अगर एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर ये दोनों कॉफिशेंट प्लस करके जो रिएक्टेड के आ रहे हैं प्रोडक्ट के आ रहे हैं सेम है, तो उसमें कोई यूनिट नहीं होती। अदरवाइज फिर केसी की ना यूनिट्स होती हैं, जैसे कि जो आप निकलेगी, जैसे जो आपका केसी का एक्सप्रेशन आएगा ना उससे आपको पता लग जाएगा। कंसंट्रेशन यूनिट को बाहर ले लिया करो। सॉल्ट एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर में से ज़्यादा सॉल्ट एग्जाम्पल ही करो। ये एप्लीकेशन ऑफ केसी का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों क्यूसी केसी का कंसेप्ट है, अगेन इसकी डेडिकेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, चैनल पे जाके जरूर देखना। 7.7 न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अच्छा है अगेन। उसके बाद बच्चों जो ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये थोड़े टफ होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पहले कितना था, मतलब इनिशियली कितना था और बाद में कितना बना। टफ पेपर बनता है तो ये जरूर आएंगे। अगर आपको इक्विलिब्रियम आता है तो फिर आपको ये समझ आएंगे, अदरवाइज फिर इतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे। ये अगेन बच्चों वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log K। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों अगेन। उसके बाद स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया के अंदर ली चैटलर प्रिंसिपल हमेशा पेपर में आना ही आना है, ली चैटलर प्रिंसिपल। और ली चैटलर प्रिंसिपल के ऊपर बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेटा।
अब बच्चों मैं आपको बैक एक्सरसाइज पर ले जाता हूँ सीधा। आइनिक इक्विलिब्रियम में भी बच्चों सॉल्व एग्जांपल सारे कर लेना। आइनिक इक्विलिब्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पीएच के क्वेश्चंस आते हैं पक्का। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, तो मैं आपको जो है एक बार ही बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जो है वो मार्क कर देता हूँ। एक बार आप अच्छे से देख लो कि कौन कौन से बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों देखो इसमें जो छोड़ने वाले मैं आपको बता देता हूँ, कि जो नहीं इतने अच्छे से करने की ज़रूरत है। वैसे सारे बच्चों न्यूमेरिकल एक से बढ़कर एक हैं, जितने भी है ना शुरू के केमिकल इक्विलिब्रियम के, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। टिल न्यूमेरिकल नंबर आप कह सकते हो 37 तक, तो यहाँ तक 42 तक तो बच्चों सारे ही करने पड़ेंगे आपको। 43 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बच्चों आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकते हो, क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट है। कॉमन एन इफेक्ट के न्यूमेरिकल जनरली नहीं देते स्कूल से बच्चों। ये वाला क्वेश्चन 46 अच्छा है, 48 अच्छा है। तो आइनिक के आप मार्क कर लो, केमिकल के तो पहले केमिकल और शुरू का जो आइनिक इक्विलिब्रियम है ना पीएच तक, वहाँ तक के तो 42 तक तो आपको करने ही पड़ेंगे। ये 49 बहुत अच्छा है, 50 ठीक है। अब इसके बाद थोड़े से बच्चों कम हो जाएंगे आने, ये वाले जो है ना यहाँ से अब आप लोग इसको कर सकते हो। ये ठीक है, मतलब पीएच का एंटी लॉक करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह से बच्चों ये है। और आफ्टर दैट बेटे ये अच्छा न्यूमेरिकल रहेगा। ये फिर थोड़े से टफ हो जाएंगे, तो इनको ड्रॉप कर देना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आएंगे, ये वाला अच्छा क्वेश्चन अच्छा है 66, ये वाला अच्छा है, ये वाला ऐसे ही है, ये वाला ठीक है, ये वाला अच्छा है। उसके बाद बच्चों ये सोल्यूबिलिटी वाले फिर जो है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एंट्रेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ तक तो आई होप बच्चों आप लोगों की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि इतने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में से कौन कौन से करें। तो बच्चों मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।